तो अब देखते हैं, अब हमारी नेक्स्ट पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद आती है इंदिरा गांधी, एंड शी इज़ माई फेवरेट। तो देखते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी लाइफ के बारे में। तो इंदिरा गांधी जब पहली बार आती हैं तो 1966 से 1977 तक रहती हैं वो प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऑलमोस्ट 11-12 साल के लिए वो पीएम है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें उनके 2 टर्म्स आ जाते हैं। क्वेश्चन ये 12 साल कैसे हो गया जब एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए ही आता है। तो 2 टर्म्स हो गए 5-5 साल के, तो 10 साल तो ऐसे हो गए। जो बचे हुए 2 साल है उसमें उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसकी वजह से इन पे 12 साल आ गए थे। ठीक है, तो इनके 2 टर्म्स कौन से हैं, एक 1966 से 1971 वाला और एक 1971 से 1976 वाला। तो ये जो दूसरा वाला है इनका, फर्स्ट फेज़ में जो दूसरा वाला टर्म, इनके 2 फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। तो फर्स्ट फेज़ में जो दूसरा वाला टर्म है 1971 से 1976 तक, तो उसमें 1975 में ये लगा देती है इमरजेंसी, 25 3 से 75। तो 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगी रहेगी। ये इसी के लिए ज़्यादा फेमस भी है। एनीवे, तो इनकी लाइफ के बारे में देखते हैं। इंदिरा गांधी जी जो हैं, इनका वही चीज़ है कि कहाँ पे जन्म हुआ इनका, फिर उन्होंने स्टडीज़ क्या ली, स्टडीज़ के बाद जॉब करने कहाँ पर गई, यही सब है जो बेसिकली आप जानना चाहते हो। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद में मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। और इनके पिता आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन माता कमला नेहरू हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, जैसे पिता इनके ट्रिनिटी कॉलेज गए थे नेहरू जी, वैसे ये भी गई थी यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं ये। फिर जॉब जब ये वापस आई तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये राज्यसभा की एमपी के हिसाब से गई थी, राज्यसभा की एमपी बन के। जैसे ही मतलब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये राज्यसभा की एमपी बन गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को कैबिनेट में लाया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसी तरह से इंदिरा गांधी जी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाया था कैबिनेट में। कैसे, एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। और वो पहली हमारी फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी चले जाते हैं तो वो हमारे देश की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनती हैं आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। और आज तक भी मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी के बाद कोई और वुमेन प्राइम मिनिस्टर हमको नहीं मिला है। एनीवे, अब ये पहली विमेन थी, औरत थी, तो उनको पता है कि विमेन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इट वॉज इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन और वुमेन दोनों के लिए। तो औरत हैं वो, तभी वो इस तरह के स्टेप ले सकती हैं। बाद में जॉब के बाद उनकी मैरिज जो होती है वो फिरोज़ गांधी के साथ होती है। वो क्या होते हैं, रायबरेली, यूपी में रायबरेली एक जगह है, वहाँ से वो लोकसभा के एमपी चुन के आते हैं। तो फिरोज़ गांधी के साथ इनकी मैरिज होती है। और इनके बच्चे कौन कौन से होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। उनके बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका भी पॉलिटिक्स में रोल है। ठीक है, एनीवे, बाय द वे, जब इनकी एंट्री होती है, इनकी इतनी धमाकेदार एंट्री होती है मतलब कांग्रेस में, कि मतलब जैसे ही कांग्रेस में कहीं तुरंत उथल पुथल मच जाती है बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये कैसे कांग्रेस में आती हैं। तो देखिए, ऐसा जैसा बताया जाता है कि सिंडिकेट, जैसे ही नेहरू जी गए थे तो सिंडिकेट ग्रुप ने डिसाइड किया था कि सॉफ्ट स्पोकन लाल बहादुर शास्त्री जी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। उसी तरह जब लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर सिंडिकेट को डिसाइड करना था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो अब उनके पास फिर से वही 2 ऑप्शन, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो सिंडिकेट को ये लगा कि इंदिरा गांधी क्या है, ये वीक होंगी, इनको आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी जी को बना देते हैं। पर उनको पता नहीं था कि इंदिरा गांधी जी कितनी ज़्यादा सरप्राइज़ लेके आएंगी उनके लिए। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी की जो एंट्री होती है वो इतनी धमाकेदार होती है, उनको पीएम बना दिया जाता है। इतनी धमाकेदार एंट्री के साथ वो घुसती हैं कि उनके घुसते ही एक बम फटता है कांग्रेस में। और उस बम के कारण क्या होता है, कांग्रेस के 2 हिस्से हो जाते हैं, कांग्रेस आर रिक्विजिशनिस्ट, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली सीनियर कांग्रेस लीडर्स का बोलबाला होता है, और कांग्रेस आर रिक्विजिशनिस्ट में आ जाती हैं आपकी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। मतलब दोनों अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के, क्यों, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एनीवे, ये आपने देखा कि उनकी एंट्री होते ही कांग्रेस सबसे पहले टूट जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में। एनीवे, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंदिरा गांधी जी का नेचर कैसा था। तो हमारे लिए, अपनी कंट्री वालों के लिए, उन्होंने फर्स्ट फेज़ में कैसा एक इकोनॉमिस्ट का रोल निभाया था। ठीक है, इकोनॉमिस्ट यानी उनका एम ये था कि देश से गरीबी हटानी है, तो एज अ इकोनॉमिस्ट उन्होंने रोल निभाया था। और सेकेंड फेज़ में उन्होंने एक इन्वायरमेंटलिस्ट का रोल निभाया, यानी इकोनॉमिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो इंदिरा गांधी को। हालांकि उन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ को अपने फर्स्ट फेज़ में भी पास किया था,
बट इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन द सेकेंड फेज। ऐसे याद करने के लिए है ये। अच्छा, ये तो हमारे घर वालों के लिए हुआ। बाहर वालों के लिए वो कैसी थी? वो दुर्गा का रूप थी। बल्कि बाहर वालों के लिए नहीं करना बोलना चाहिए दुर्गा का रूप। एक बार उनको गुस्सा आने की देर है, फिर गुस्सा उनको आ गया तो सामने अपना है, अपनी कंट्री के लोग हैं या पराए है, वो छोड़ती नहीं थी अपने। मतलब इंडिया में देखिए, जेपी मूवमेंट चालू हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, इमरजेंसी लगा दी उन्होंने। अपनी ही कंट्री में पंजाब वाले ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, मिलिटेंट्स, पंजाबी मिलिटेंट्स, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया। पराया पाकिस्तान ने 1971 उनके फर्स्ट फेज़ में वॉर की, पाकिस्तान ने उनके सेकंड फेज़ में वॉर की, दोनों बार उन्होंने पाकिस्तान वालों को हरा दिया। तो वही दुर्गा का रूप है बस। ये गुस्सा कोई भी दिला दे, चाहे अपनी कंट्री वाले गुस्सा दिला दे, चाहे दूसरी कंट्री वाले। गुस्सा आ गया तो फिर वो देख लेती थी। एनीवे, तो अब ये देखते हैं कि जैसे बाकी प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी अपने होम अफेयर्स को कैसे संभाला, एक्सटर्नल कंट्रीज से इंडिया को कैसे बचाया, एक्सटर्नल अफेयर्स और इकोनॉमी में इनका क्या रोल था। तो फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं, अभी सेकंड फेज़ की नहीं बात करेंगे। 1966 से 1977 तक। तो इसमें क्या हुआ, होम अफेयर्स में तो दिक्कत ये थी कि देखिए, हाँ, इनके आते ही क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गया। अब कांग्रेस स्प्लिट हो गया तो जब आपकी मेन पार्टी टूट जाएगी तो ऑब्वियसली लोगों का यानी कुछ विश्वास कम होगा। तो हुआ क्या, इंडिया के अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ पे से रीजनल पार्टीज़ उभरने लगेंगी। हम देखेंगे अभी रीजनल पार्टीज़ कौन सी हैं। होम अफेयर्स में अब बात करें तो इनको क्या करना पड़ा था, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, अब उनको 2 ही साल तो हुआ था एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो जो मतलब इंडो चाइना वॉर, 1947 की पाकिस्तान वॉर, 1962 की चाइना वॉर, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर में भी वॉर, इतनी ज़्यादा वॉर में इंडिया इन्वॉल्व है जब से आज़ाद हुआ है। तो वही है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम वाली प्रॉब्लम्स थी, वही प्रॉब्लम इनको मिली इनहेरिटेंस में। तो इनके पास भी वही फूड और फूड शॉर्टेज और लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। लोगों को खाना नहीं मिला तो अंग्रेज़ी बोलने लगे। ठीक है, तो देखेंगे कि उसको इन्होंने कैसे रिजॉल्व किया। एक्सटर्नल अफेयर्स में इन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया था बिल्कुल। मतलब फॉरेनर्स के लिए तो कोई वो ही नहीं है। और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि आप ऐसा समझ लो, पाक और पाकिस्तान से ही इनको डील करना था। चाइना से तो 1962 के बाद हमारी कभी लड़ाई हुई नहीं, तो पाकिस्तान से इनको बढ़ना था। इनका मास्टर स्ट्रोक जो मुझे लगता है वो ये है, रॉ का फॉर्मेशन। ठीक है, रॉ के चीफ शायद अजीत दोवल बने थे बीच में कभी, वो हम बाद में देखेंगे। तो इनका मास्टर स्ट्रोक ये रहा था। और इकोनॉमी को आप कहोगे तो फर्स्ट फेज़ में तो इन्होंने पूरी इकोनॉमी को ही उलट फेर कर दिया। पूरी इकोनॉमी में इनके पिताजी ने जो प्लानिंग कमीशन का चलवाया था, 5 ईयर्स प्लान्स का, वो तो चल ही रहा था। अब जैसे बताया 1966 से 1977, तो 10-12 साल हैं। तो 2 साल इमरजेंसी के हटा दो, 10 साल, मतलब 2 टर्म्स जो हैं इसके इनके, उन 2 टर्म्स में इन्होंने 2 5 ईयर प्लान्स निकाले थे, फोर्थ और फिफ्थ, वो तो ठीक है। इकोनॉमिक प्लान को हटा दिया जाए, इनका क्या रोल आया था ये, मतलब आप समझ सकते हो कि फीमेल रॉबिन हुड है। देख रहे हो मैं इनके लिए क्या क्या विशेषण यूज़ कर रहा हूँ, दुर्गा, फीमेल रॉबिन हुड, इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट। तो यानी इकोनॉमी की बात करें तो फीमेल रॉबिन हुड थी। मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे मेजर्स लिए थे जिससे कि जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है, जो रिचर क्लास है, उससे पैसे लिया जाए और दिए जाएँ किसको, पुअर लोगों को, गरीब लोगों को दिए जाएँ। तो एक फीमेल रॉबिन हुड वाली चीज़ है। एनीवे, अभी दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई थी कि होम अफेयर्स की जैसे मैं बात कर रहा था, फूड शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम था ही, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम था, प्लस पाकिस्तान के साथ इन्होंने भी लड़ाई कर ली, रिसोर्सेज तो जाएंगी। तो अब आपके पास क्या है, जब आप लड़ने वड़ने में पैसे आपके चले जाएंगे तो आप देश का क्या डेवलपमेंट करोगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, देश में आ गया इन्फ्लेशन। और इकोनॉमिक मेजर्स जो इन्होंने लिए थे वो इतनी जल्दी थोड़ी फ्रूट बियर करेंगे। तो हुआ क्या ऐसी सिचुएशन में कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करता है, तो बस फिर क्या है, लोग अब ऐसे शांत थोड़ी बैठे रहेंगे, उनके पास काम धंधा नहीं है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग एक्शन लेंगे। एक्शन में लोगों ने लिए 2 तरह के एक्शन, एक लीगल एक्शन, एक नॉन लीगल एक्शन। ठीक है, सबसे पहले लीगल एक्शन की बात करें तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, वो हम देखते हैं। एक नॉन लीगल एक्शन जिसमें कि आप जेपी मूवमेंट को देखोगे। तो देखो, नॉन लीगल एक्शन में क्या हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ था जिसमें ये आपके बिहार और यूपी साइड वाले लोग उठ खड़े हुए थे इसी अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। एक मूवमेंट चला दिया था इन्होंने इंदिरा गांधी जी को हटाने के लिए, और बोला जाता है कि थोड़ा सा वायलेंट भी था शायद ये मूवमेंट। लीगल एक्शन में क्या है कि किसी ने इसी चीज़ पर कंप्लेंट डाल दी थी कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वही सही ढंग से नहीं हुआ है, उसमें काफ़ी माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है। तो उनके जो इलेक्शन है उसी पे क्वेश्चन उठा दिया गया था इसमें। रिज़ल्ट ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया था इस पर। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीज़न आ गया, और वो जो डिसीज़न था वो पूरी तरह से इंदिरा गांधी जी के फेवर में था नहीं। ठीक है, अगेंस्ट था इंदिरा गांधी जी के। तो अभी हम देखते हैं,
तो फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, कैसे स्टे ऑर्डर लगता है वो हम देखेंगे। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई हैं, लोग जेपी मूवमेंट के माध्यम से उनको थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर हाई कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट एक ऑर्डर दे दिया है। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने डिक्लेयर कर दी, उनको लगा कि हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 1975 से 1977 में। अब इस इमरजेंसी, ये इमरजेंसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम देखेंगे तीन चीज़, इस इमरजेंसी से पहले क्या हुआ, इस इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ और इस इमरजेंसी के बाद क्या हुआ। इमरजेंसी के पहले पोखरान 1 स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। इमरजेंसी के वक्त उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाल दिया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इसने इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, जुडिशरी की तो विंग्स ही क्लिप कर दी थी, पंख ही उखाड़ दिए थे जुडिशरी के इस अमेंडमेंट ने। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसलिए बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था। और इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, इमरजेंसी को बोला जाता है, देखिए इमरजेंसी को बोला जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री। तो और इसके बाद क्या हुआ, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या है, देश में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी आई थी जनता पार्टी के रूप में। और ये बिल्कुल फिटिंग भी है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कि माना जाता है 1885 में फॉर्मेशन के बाद उसने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया है, देश को आज़ादी दिलाई है। इसीलिए नेहरू जी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सका, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस से ही थे, आपकी इंदिरा गांधी भी कांग्रेस से। तो कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा, इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी पे बहुत ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया। और आप देखिए ना, 1975 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट आज़ादी के 25-30 साल बाद तक हमारी सिर्फ कांग्रेस को ही चुन रहे थे लोग। तो यानी कांग्रेस के लीडर जो पीएम बनकर आएंगे उनको कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा करना होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचानी होगी लोगों को कि वो किसी दूसरी पार्टी को चुन के भेजें। और ये काम अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी के थ्रू हो गया था इमरजेंसी के वक्त। इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा शायद कुछ एट्रॉसिटीज़ हो गई होंगी लोगों के अगेंस्ट, कुछ बोलता तो जा रहा है कि वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड है। तो उस वक्त ऐसा हो गया कि फिर लोगों को मजबूर होकर कांग्रेस से उनका ट्रस्ट टूट गया और उन्होंने क्या किया था, जनता पार्टी को चूज़ किया था। एनीवे तो ये है। अब आप इंदिरा गांधी को ऐसे देख सकते हो, ठीक है, ये इंदिरा गांधी हैं, कान में मैंने इनके एक स्पीकर लगा दिया है, ये इंडिकेट करने के लिए कि इनको कंसल्टेंसी के लिए इन्होंने रॉ का यूज़ किया था। होम अफेयर्स में तो वही शास्त्री जी वाले इश्यूज़ ही आए थे इनके पास। तो आप समझ सकते हो कि एक हाथ में इनके क्या है, एक हाथ में इनके मिल्क का कैनिस्टर है और चारा है फूड सिक्योरिटी और मिल्क प्रोडक्शन। उसको आप एक अज्यूम कर सकते हो। एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके हाथ में जान पाक तो है, तलवार, शिकाए बांकाए दोनों, ठीक है। तो बहुत ही ये ऑफेंसिव थी, मतलब अगर आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उनके हाथ में माइक था, मतलब वो बात करते थे इवन दो कोई भी अटैक कर दे, मतलब बात करके सुलझाने की कोशिश करते थे। फिर आए आपके लाल बहादुर शास्त्री, उनका ये था कि देखो अगर आप अटैक करोगे तो फिर हम अपने डिफेंस में अटैक करेंगे यहाँ पे। और ये बन गई सुपर, सबसे आगे ऑफेंसिव। अटैक करें चाहे घर वाले करें चाहे बाहर वाले, अगर अटैक है तो मतलब ख़तरनाक रिप्लाई इनका मिलता था। कोई भी मतलब अपने पंचेस को होल्ड नहीं करती थी, ठीक है, शी विल नॉट होल्ड अ पंचेस, वो मतलब बहुत ख़तरनाक जवाब देंगे उस चीज़ का। एनीवे तो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हुआ क्या इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी जैसे मैंने बताया उनके अर्ली लाइफ हम कवर कर चुके हैं, अब होम अफेयर्स में देखते हैं। तो उनके आते ही वो धमाकेदार एंट्री हुई थी, जिस धमाके का रिजल्ट था कि कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में। तो उसमें क्या हुआ कि जब रूलिंग पार्टी खुद ही टूट जाएगी तो बहुत ही आसान है रीजनल पार्टीज़ के लिए ग्रो करना। तो आप देखो कि होगा क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट ऐसे देखते हैं हम। ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल में सीपीएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, बंगला कांग्रेस, ये आ गई। वेस्ट में है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, शिवसेना आ जाती है जिसे कि बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्म किया था, ये एक रीजनल पार्टी आ गई। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और पंजाब, जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला आ जाते हैं और पंजाब में आपका अकाली दल आ जाता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में केरला और तमिलनाडु, केरला में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से सीपीआई और सीपीएम एक बार जीती भी थी वहाँ पे, सीपीआई सीपीएम बन जाती है। और तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके क्या थी, ये डीएमके से ही सेपरेट होके, मतलब डीएमके पहले आई है और एआईएडीएमके इसी डीएमके से सेपरेट होके बाद में बनी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वही नमामि, नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम, नागालैंड में नागा रेबल्स आ जाते हैं, मणिपुर में कोई नहीं है, मिज़ोरम में आ जाते हैं मिज़ो नेशनल फ्रंट, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से रीजनल पार्टीज़ की ग्रोथ हो रही है जैसे ही कांग्रेस टूटी। और शास्त्री जी का आपको पता ही है कि शास्त्री जी सिर्फ 2 साल थे, तो होम अफेयर्स में उनके टाइम पे जो इश्यूज़ थे
वही इश्यूज़ कैरी फॉरवर्ड हो गए, इनहेरिट कर लिए गए इंदिरा गांधी जी के द्वारा। खाना नहीं है तो लोग अंग्रेज़ी बोलेंगे। फूड शॉर्टेज, लेकिन फूड शॉर्टेज में एडवांटेज क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ऑलरेडी इंतज़ाम करके गए थे, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स से रिलेटेड डील को अग्री कर लिया था इंपोर्ट करने के लिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि शास्त्री जी ने जो भी स्टेप्स लिए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसका फ़ायदा मिला इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में। हमारे पास इंडिया वाले खाते ही क्या हैं, दाल चावल रोटी, यही चीज़ खाते हैं। अब आप दाल को हटा दो तो चावल और रोटी, ठीक है, यानी व्हीट और राइस, इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और इससे जो हमारी फूड शॉर्टेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में, वो ख़त्म हो गई थी। नुकसान भी थे ग्रीन रेवोल्यूशन के सॉइल वॉइल पर वो हम बाद में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी फूड की कमी जो थी, जो हमारी डिपेंडेंस थी अमेरिका के ऊपर अंडर PL 480 प्रोग्राम, वो ख़त्म हो गई थी। एनीवे, तो ये एडवांटेज हुआ। खाना नहीं था तो लोग अंग्रेज़ी बोलने लगे। अंग्रेज़ी यानी एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो कि चली आ रही है जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी को लेकर हुई ऑफिशियल लैंग्वेज के, नेशनल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन उठा तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। देश की राष्ट्रभाषा ही नहीं है कोई भी, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे था, तो उनके टाइम भी ये इशू पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस इशू को रिजॉल्व किया इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है उसी को अमेंड कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश कंटिन्यू होती रहेगी तब तक जबकि आपके ये साउथ के जो स्टेट्स हैं ये नहीं मान जाते। उन्होंने मतलब कुछ थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर बना दिया था कि अगर आपको इंग्लिश को हटानी है तो कुछ ये मेजर लेने पड़ेंगे। तो वो स्टेप जब इंदिरा गांधी जी ने लिया, तो फिर जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी उनको चैन मिला, स्पेशली सदर्न स्टेट्स को, कि ठीक है। तो इस यहाँ के बाद से फिर एंटी हिंदी प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई थी। उन्होंने बोल दिया था कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि शायद अर्लियर ऐसा प्रोविज़न किया गया था कि शुरू के 15-20 साल ही इंग्लिश को हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हिंदी अडॉप्ट कर लेंगे। तो सदर्न स्टेट्स उसके अगेंस्ट थी, तो शायद इन्होंने कंटिन्यू करा के ये कर दिया कि वो उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया कि इंग्लिश ही कंटिन्यू रहेगी, तो टाइम लिमिट कोई नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने दोनों ही इशू सॉल्व हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम वाले। फूड शॉर्टेज भी हमने निपट ली ग्रीन रेवोल्यूशन से, और एंटी हिंदी प्रोटेस्ट भी ख़त्म हुए। नेक्स्ट है फिर इनका क्या, अच्छा, नेक्स्ट फिर है इनका एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करोगे तो उसमें क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स में वही है, पाकिस्तान है मेन हमारे लिए इशू। तो पाकिस्तान इनका जो फर्स्ट फेज़ है 1966 से 1977 वाला, तब भी लड़ाई करेंगे ये पाकिस्तान से। अपने सेकेंड फेज़ में भी पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे और दोनों बार हरा देंगे। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इतना आसानी से इन्होंने हरा कैसे लिया, पाकिस्तान को हरा कैसे ले लिया। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था, सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि इन्होंने एक मास्टर कार्ड फेंका था। इनको ये पता था कि आपके पास अमेरिका के पास एक एजेंसी है ना जो उनके डिफेंस में उनकी मदद करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, और इंदिरा गांधी ने भी बिल्कुल वही चीज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा नहीं था कि नॉर्मली बस जो सीनियर पॉलिटिशियन बोले जा रहे हैं वही मानते जाओ सारी पॉलिसी के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि जो एजुकेटेड, जो क्वालिफाइड एडवाइज़र्स की एक टीम बनाई और उनसे सजेशन लेके वो काम करती थी। तो इसी में आया आपका क्या, रॉ का उन्होंने फॉर्मेशन किया। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस में, ये बिल्कुल CIA के मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा जो इन्होंने 2 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट जीती, 2 बार लड़ी, दोनों बार जीती। तो इनका जो फर्स्ट फेज़ था जो 1966 से 1977 तक चला, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फिर 1971 में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ़ाइट होती है, ठीक है। और रिज़ल्ट क्या होता है उससे, कि बांग्लादेश की बर्थ होती है। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना इसके पहले के दोनों लीडर से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी 1947 में फ़ाइट हुई पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो कश्मीर इशू पे थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के भी टाइम पर हुई पाकिस्तान से फ़ाइट, लेकिन अगेन वो किस पे थी, वो कश्मीर इशू पर ही थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो 2 फाइट होंगी पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल अलग ही तरह के इशू पर होगी। हम देखते हैं किस तरह के इशू पे है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो 2 फाइट्स हुई थी वो कश्मीर इशू पे बोला जाए पूरी तरह से नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब वो अलग नेचर की थी। फॉर एग्जांपल 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, एक तरह से देखोगे आप तो जो ईस्ट पाकिस्तान है जो कि करंटली बांग्लादेश कहा जा रहा है, वो उसके अंदर का कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसके इम्पैक्ट पड़ रहे थे इंडिया के ऊपर, आई एग्री। पर मुझे नहीं लगता कि उसमें मतलब बांग्लादेश के अंदर जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे उसमें इंडिया के ऊपर कोई अटैक हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी क्या किया था, इंडिया इन्वॉल्व हो गया था। मतलब देख रहे हो इंदिरा गांधी कितनी ज़्यादा ऑफेंसिव मोड पे थी, ये डिफेंसिव पे नहीं थी। तो उन्होंने एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और इस वॉर में क्या हुआ था, जैसे जो ईस्ट पाकिस्तान है आपका,
उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान करंटली जो बांग्लादेश है, वहाँ पर क्या हुआ था, अंदर उसके इंस्टेबिलिटी हुई थी इंटरनल मैटर में। तो क्या हो रहा था, रिफ्यूजी इंडिया में आए जा रहे थे। तो इस वक्त क्या हुआ था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली फ़ाइट होने वाली थी। तो इस फाइट में क्या है, इंडिया को बैकअप कर रहा था पीछे से यूएसएसआर, और पाकिस्तान को पीछे से बैकअप कर रहा था यूएस। यही कारण है कि अभी भी हमारी रशिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि 1971 के वॉर में देखिए रशिया ने हमारा साथ दिया था। हालांकि अब हम यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस इम्प्रूव कर रहे हैं। इस फाइट में हुआ क्या था, मुक्ति बाहिनी नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंडिया ने ट्रेन किया था। इसमें शायद पाकिस्तान के अंदर के ही प्रोटेस्टर्स को इंडिया ने ट्रेन किया था, कुछ ऐसा था शायद। एनीवे, तो इसमें क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया जब उसने ये देखा। तो उसमें क्या है, फिर इंडिया जीत गई हमारी। और इस वॉर में 1971 का जो वॉर था, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो पाकिस्तान में वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो गया। मतलब पाकिस्तान एक तरह से ये बहुत बड़ा झटका था। पहले पाकिस्तान इंडिया पे दोनों साइड से अटैक कर सकता था ना, ईस्ट पाक और वेस्ट पाकिस्तान की ओर से, लेकिन अब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को अलग ही कंट्री बना दिया, बांग्लादेश। तो ये पाकिस्तान का फर्दर पार्टीशन हो गया। मतलब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया का पार्टीशन किया, इंडिया और पाकिस्तान में। फिर 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे जो वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश में। एनीवे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसने इंदिरा गांधी जी की इमेज को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई उनकी इमेज, दुर्गा कहीं जाने लगी हैं वो। कांग्रेस आने, रिजल्ट यही होगा कि जितने भी स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन नहीं, स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन थे, उन सब में कई जगह कांग्रेस आर को अच्छी जीत मिली। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी समझ लिया, वहाँ पर भी एक मैसेज गया कि नहीं, इंडिया पावरफुल है, देखो मतलब जीत गया ये वाली फाइट। तो रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट यही होगा कि दोबारा तो लड़ेंगे नहीं वो, तो क्या है, फिर दोस्ती कहाँ तो बढ़ाएंगे अपनी ओर से। तो पोस्ट वॉर क्या हुआ, जुल्फ़िकर भुट्टो बन जाते हैं पाकिस्तान में, पावर में आ जाते हैं वो, और फिर वो इस फेवर में आ जाते हैं कि इंडिया के साथ एक नया रिलेशन बनाना चाहिए। तो 1971 की फ़ाइट के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। इसके पॉजिटिव ये है कि एक फॉर्मली एक कमिटमेंट हो जाता है, म्यूचुअल कमिटमेंट, कि हम पीस शांति बनाए रखेंगे। डिसएडवांटेज पर ये हो जाता है कि कई इश्यूज़, जैसे कि कश्मीर इशू, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इशू है, इसको टच ही नहीं किया गया, इसको ऐसे ही हैंगिंग छोड़ दिया गया। तो ये एक बुरी बात है। मतलब ऐसा एग्रीमेंट किया कि जो आपके मेन इश्यूज़ हैं उन्हीं को रिजॉल्व नहीं कर पाया आप। तो एनीवे, बस पेपर पे उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे बीच आगे हम पीस बनाएंगे। एनीवे, तो ये था इनका एक्सटर्नल अफेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमी, जिसमें कि इन्होंने तहलका ही मचा दिया था इंदिरा गांधी जी ने इकोनॉमी में। तो इनके फादर जी का जो प्लानिंग कमीशन बना हुआ था, तो उस हिसाब से 1966 से 1977 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 टर्म तक इन्होंने 2 5 ईयर प्लान्स निकाले थे अपने, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान, क्योंकि पहले 3 तो नेहरू जी के टाइम पे ही निकल गए थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ 2 साल के लिए थे। तो 2 जो प्लान आए, 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान में गोल था सेल्फ रिलायंस के ऊपर, जिसमें कि सेल्फ रिलायंस कैसे बढ़ाया जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा के, प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया था, देखिए हम फूड पे डिपेंड हो गए थे बीच में, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हम डिपेंड हो गए थे यूएस के ऊपर, और हमने देखा था कि लड़ाई वड़ाई होती है तो फिर यूएस धमकी देने लगता है कि हम PL 480 एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, वीट आपको देंगे नहीं हम, या फिर सप्लाईज़ में डिले करेगा। तो किसी कंट्री को ऐसा नीचा दिखाओगे आप तो क्या होगा फिर, ऑब्वियस है, यही था कंक्लूजन कि सेल्फ रिलायंस पे हमको आगे बढ़ना है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये जो सेल्फ रिलायंस था, 4th 5 ईयर प्लान आया था 1969 से 74 के बीच में, ये मतलब सक्सीड नहीं कर पाया। अब सक्सीड करेगा भी कैसे, आपके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, फूड को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके, लैंग्वेज को लेके, प्लस आप लड़ाई भी कर रहे हो बाहर वालों से। और इस बीच दिक्कत क्या हुई, 1973 का ऑयल क्राइसिस भी आ गया था। तो 1973 का ऑयल क्राइसिस, पाकिस्तान के साथ वॉर, तो इस वजह से 4th 5 ईयर प्लान में कुछ बेनिफिट नहीं हो पाया, सक्सीड नहीं कर पाया, सेल्फ रिलायंस का गोल नहीं अचीव कर पाए हम। 5th 5 ईयर प्लान जो था वो 1974 से 79 तक था। इसमें क्या है, ये प्लान अगर आप देखो 74 से 79, तो 75 से 77, 1975 1977 इसी बीच में आ रहा है। तो इधर क्या हुआ, यानी ये प्लान हमारा कोइंसाइड कर गया इमरजेंसी के साथ, जो कि 1975 में लगी थी 2 साल के लिए। तो अब क्या है, इमरजेंसी का एडवांटेज ये है कि फिर आप फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो भी पॉलिसीज़ हैं आपकी, और फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया तो रिज़ल्ट उसका मिलेगा ही, भले ही लोग खुश नहीं हुए, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत सुपर इफेक्टिव था। जो हमारा 5वां 5 ईयर प्लान जो कि इमरजेंसी के टाइम पे लगा था,
वो पहला ऐसा प्लान था जिसमें हमारी पर कैपिटा इनकम जो है 5% से ज़्यादा से बड़ी थी। मतलब हम इकोनॉमिकली काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो अब अगली चीज़ क्या है, तो ये हुआ। अब मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे पास क्या थी, फूड शॉर्टेजेस के इशू थे, बस हम पाकिस्तान के साथ वॉर भी किए जा रहे हैं, 1977 की वॉर भी आपने लड़ ली। रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज दूसरी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, एग्जॉस्ट होते जाएंगे। रिज़ल्ट ये हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, और अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये इमरजेंसी का रूप ले लेगा। अब क्वेश्चन ये देखते हैं कि इमरजेंसी का रूप लेगा कैसे। देखिए, जब आपके यहाँ पर क्या होगा कि खाने के लिए नहीं है चीज़ें, तो फिर क्या करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो लोगों ने दो फॉर्म में प्रोटेस्ट किया, लीगल और नॉन लीगल फॉर्म में। नॉन लीगल फॉर्म में क्या है, जेपी मूवमेंट हुआ। ठीक है, जेपी मूवमेंट आया और उसमें नेशन वाइड एजुटेशन की कोशिश की, बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस टाइप का था। उसमें ये नहीं था कि इंदिरा गांधी जी को ओवरथ्रो कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, तो मैं जैसा बोल रहा था कि 1971 में आपने पाकिस्तान के साथ लड़ लिया, 1973 में आपको पता ही है ऑयल क्राइसिस आ चुकी है। अब इस तरह की दिक्कतें चल रही हैं तो इसमें इन्फ्लेशन आना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन आना ही है। इसमें क्या हुआ, जो भी आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉमन आदमी गुस्सा आ जाएगा। तो इसमें लीगल नॉन लीगल दोनों एक्शन लिए गए थे। नॉन लीगल एक्शन जेपी मूवमेंट, जो कि बिहार में शुरू हुआ था। जेपी मतलब जय प्रकाश, प्रकाश की जय हो। एनीवे, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, ये बिहार में शुरू हुआ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। लार्जर इशू हालांकि इसमें करप्शन को बोला गया, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में करप्शन के लिए जाने लगी, करप्शन बहुत ज़्यादा उस वक्त हो गया था इसलिए। एनीवे, इसके बाद क्या है, लीगल एक्शन क्या हुआ, इसी बीच 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई थी, जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंदिरा गांधी जी का जो 1971 का लोकसभा का इलेक्शन है वो पूरी की पूरी तरह इनवैलिड है। कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेसिव इलेक्शन एक्सपेंडिचर प्लस इलेक्टोरल मार प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन ही इनवैलिड है। किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी, फाइल कर दी होगी कंप्लेंट। रिजल्ट क्या हुआ, अब ये हाई कोर्ट नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपील करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने अपील की हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंडीशनल स्टे लगा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी जी अपनी पोस्ट पर यानी प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। बोल सकती हैं वो पार्लियामेंट में, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। अब जैसे ही ये चीज़ हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीज़न आ गया, जेपी मूवमेंट को एक पुश मिल गया और वो फिर से रिवाइव हो गया। ठीक है, इस बार वो ज़्यादा एजिटेट करने लगे। रिएक्शन ये है कि आप देख रही हैं इंदिरा गांधी की, ना तो कॉमन लोग मतलब जेपी मूवमेंट हो रहा है एक तरफ से इलाहाबाद का हाई कोर्ट भी अगेंस्ट आ रहा है। और उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया फिर भी लोग किए पड़े मूवमेंट। तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर क्या कर दिया, प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद, मुस्लिम प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनसे उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आप इमरजेंसी लगा दीजिए ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। तो 1975 से 1977 2 साल के लिए हमारी लग गई इमरजेंसी। इमरजेंसी के इनिशियली कुछ लोग इमरजेंसी के सपोर्ट में थे, बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो पॉपुलर डिसकंटेंट ही था इमरजेंसी के अगेंस्ट। रेट्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इमरजेंसी को कहा जा सकता है कि इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखते हैं तो उसके लिए इंदिरा गांधी जी भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, जेपी यानी जयप्रकाश को नारायण को भी माना जाता है। क्यों, देखिए इंदिरा गांधी जी को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये देखा जाता है कि एक तरह से उन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया। सिंपली जब लोग नहीं मान रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो वो सिंपली ये भी कर सकती थी कि वो रिज़ाइन कर देती और 1976 का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें जाके कैंपेन करती, फाइट करती प्रॉपरली डेमोक्रेटिक मेजर्स के साथ। जेपी जयप्रकाश नारायण की क्या गलती है कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सबसे बड़ा कोर्ट है, एपेक्स बॉडी है, उसने बोल दिया है, उसका डिसीजन आ गया है कि नहीं स्टे है अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट डिसीजन पे, फिर भी आपको मचा हुआ है नहीं हमको मास मूवमेंट ही करना है, और वो भी बिना डिसिप्लिन के। तो इसलिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं इमरजेंसी के लिए। रिजल्ट इस इमरजेंसी का क्या रहेगा वो हम देखेंगे। एनीवे, इस इमरजेंसी को समझने के लिए हम दो तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, ऐसे देख सकते हैं कि इमरजेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके पहले क्या हुआ, इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ और इमरजेंसी के बाद क्या हुआ। तो इमरजेंसी से जस्ट एक साल पहले 75 में इमरजेंसी लगी है। 1974 में क्या हुआ है, आपने स्माइलिंग बुद्धा पोखरान वन, 1974 में पोखरान वन यानी स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च कर दिया। इसमें क्या है, इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, राजस्थान का थार डेजर्ट है। और पोखरन क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि थार डेजर्ट में पोखरन नाम की एक विलेज है।
ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इसमें क्या था, ऐसा नहीं ग्राउंड के ऊपर फोड़ दिया, उन्होंने अंडरग्राउंड टेस्ट किया था, ये अंडरग्राउंड डेटोनेशन था, जिसका कोड नेम उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा रखा था। ठीक है, तो ये हुआ, ये बताने के लिए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्या है कि इमरजेंसी के वक्त क्या किया गया। तो इमरजेंसी के वक्त तो उन्होंने जो जुडिशरी के पंख हैं वो उखाड़ दिए थे बिल्कुल। मतलब इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि जुडिशरी कुछ रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में उसके आड़े आ रही है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि शेल क्लिप द विंग्स ऑफ जुडिशरी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 75 में इमरजेंसी लगी, 76 में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया, इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने लगा। एग्जाम्पल, इसने जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनको कोर्ट के परव्यू के बाहर प्लेस कर दिया कि कोर्ट कुछ कह ही नहीं सकता अमेंडमेंट पे। इसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि पावर जो पार्लियामेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। तो एक तरह से डाउट में ये आ गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दोगे क्या, इतनी पावर ले लोगे। नहीं चेंज करना चाहिए, ये बाद में होगा, लेकिन उन्होंने ये तक कर दिया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो ये हुआ इमरजेंसी के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब थोड़ा डार्क पीरियड माना जाता है हिस्ट्री का। इसके बाद क्या है, अब पोस्ट इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, रिजल्ट यही था कि हिस्टोरिक इलेक्शन हुआ 1977 में। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को 2 बार एक्सटेंड करने के बाद खुद ही बोल दिया कि नहीं 1977 में इलेक्शन करवाओ। ये थोड़ा सा अजीब भी था, सरप्राइजिंग भी था, बट ठीक है, किया उन्होंने। रिजल्ट ये था, इमरजेंसी से इतना ज़्यादा परेशान हुए थे लोग कि उन्होंने अपना हिस्टोरिक डिसीजन सुनाया और कांग्रेस आज़ादी के मतलब समझ लीजिए 25-30 साल बाद पहली बार हटाई गई और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर पर बनी। वो क्या थी, जनता पार्टी। जनता पार्टी क्या थी, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी वो सब अलाई कर गई, साथ में आ गई, और तब जाके हमारे पास आ गई जनता पार्टी। तो आपने देखा कि इंदिरा गांधी जी का पीरियड कितना ज़्यादा मतलब मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा शांत नहीं बैठी हूँ। अब वो ठीक है, अच्छा बुरा जो भी हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग बड़ा है ये पीरियड है नहीं। तो इसके बाद आ जाएगी हमारी क्या, जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी ऑपोजिशन के पूरा मिला हुआ। जनता पार्टी को